अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर बानी PTI इमरान ख़ान की ज़मानतों से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों को सुना गया और 9 मई से मुतल्लिक़ कोई 8 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर की गई और इससे मुतल्लिक़ जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसे हम ये समझ सकते हैं कि कलअदम करार दिया गया। और न सिर्फ कलअदम करार दिया गया बल्कि उस फैसले के ऊपर बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन आई कल सुप्रीम कोर्ट में। कहा यह गया कि ज़मानत के केस में कोई हतमी फाइंडिंग भी हो सकती है। फिर अगर तसलसल का कोई एक असूल वज़ा किया गया है अदालत की जानिब से और बाकी लोगों को ज़मानत दी गई तो इस केस पे ज़मानत क्यों नहीं दी जा रही। और साथ में जो शवाहिद हैं बानी PTI से मुतल्लिक़ 9 मई से मुकदमात के हवाले से उनकी स्क्रूटनी के से मुतल्लिक़ भी तहरीरी हुक्मनामे में गोया कि हिदायत जारी की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहला तो मेरा सवाल यही है कि इनफैक्ट कल जो फ़ैसला आया है ज़मानत तो दी गई लेकिन साथ में लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पे बड़े शदीद सख्त ऑब्जर्वेशंस थी। गोया कि तसलसल का अगर कोई असूल है तो इसका इतलाक़ इस केस पे क्यों नहीं हो रहा। फिर एक ज़मानत की दरख्वास्त आती है उसके ऊपर हतमी फाइंडिंग शवायद से मुतालिक दी जाती हैं। फिर साथ में ये भी कि स्क्रूटनी की जाए शवायद को इतने अदालत नहीं लग रहा था कि मेंटेनेबल हैं। तो क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल ज़मानत हुई 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत हुई और ज़मानत का मतलब ये नहीं है कि किसी मुलजिम को बरी ज़िम्मा कर दिया गया है। और ज़मानत बाहर के ममालिक में देखें तो एज ए मैटर ऑफ राइट दिया जाता है और एक्सेप्शन और ये जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमें कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि बेल को फेवर करना चाहिए और ज़मानत देनी चाहिए और वो अक्रॉस द बोर्ड कोई भी केस हो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं, फ़्लाइट रिस्क हो, एविडेंस के साथ इंटरफेयर करने के हवाले से हो, विटनेस उनके साथ इंटरफेयर करने के हवाले से हो, तो वो फिर बेल के विदहोल्ड कर लिया जाता है। यहाँ पे जो आपने अभी एविडेंस की बात की कि उसकी स्क्रूटनी होनी है, उसमें उसी इस 4 सफ़ों की जो जजमेंट है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि फॉर एंड अगेंस्ट जो उसके ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, जो शवाहिद पेश किए गए हैं या जो किए जाएंगे, तो उसकी बयान की कलमबंदी भी होनी है, फिर उस पर जरा भी होनी है। तो वो तमाम तर वेटेज या उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है वो मुतलका ट्रायल जज ने देखनी है। तो ट्रायल उसूल कहा भी ये क्या है वहाँ पे होगा, लेकिन सर यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे एविडेंस की डिस्कशन नहीं हो सकती, नहीं हाई कोर्ट के उस पर हो सकती है। ये भी जजमेंट्स मौजूद हैं। मैं खुद एक कानून का तालिब इल्म हूँ। हमने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा रूल ऑफ कंसिस्टेंसी या प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी तसलसल का जो एक जारी रहना है कि दीगर मुलजमान को सेम FIR में से अगर आपने बेल दे दी है तो डिपेंडिंग उनके रोल्स क्या है या क्या सर्कमस्टांसेस हैं दीगर को भी मिल जाती है। अब ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर बेल दी गई है, इसमें मेरिट्स को टच नहीं किया गया, टेक्निकल ग्राउंड्स को टच किया गया कि क्योंकि 3 और मुलजमान ऐसे थे जिनको बेल मिल गई है इसी केस में इन्हीं FIR से रिलेटेड और इन्हीं FIRs में से, तो इस तरह रूल ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है उसको देखते हुए तो यहाँ पे भी वो उसका इतलाक होता है। तो नॉर्मल एक लीगल बात है, लीगल एक टेक्निकल बात है, उसके अलावा उसमें मेरिट्स पे अगर बात की जाए तो ये समझा जाए कि उनको बरी ज़िम्मा कर दिया गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं, अदालत के फैसले में है ना, ऐसा है और ना ऐसा इंप्रेशन हमें देना है। लेकिन बैरिस्टर साहब इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका बेल का, बट इसको काफ़ी हद तक डिनाई किया गया और सिर्फ इस केस पे नहीं बल्कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी उनकी एक बेल एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है। सर कई माह हो चुके हैं। बेल नहीं है, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। साथ दोनों है मेरे ख्याल में जी। वो बेसिकली उनको जो सजा हुई है 190 मिलियन पाउंड में, होता ये है कि 426 की जब आप दरख्वास्त डालते हैं, अपील में जब आप जाते हैं तो साथ फिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है। सही है। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ये है कि अगर सजा ज़्यादा है तो मुलजिम जो है वो ज़्यादा दौरानिया उस सज़ा का सर्व जो है उसने अगर वो जेल में कर लिया या वो ज़्यादा दौरानिया की सज़ा है जो इस केस में है 14 साल जी, तो उसमें फिर वो ये कहते हैं कि जी अगर सज़ा कम है 3 साल है 5 साल है तो वो मेन अपील फिक्स कर देते हैं। अगर सज़ा ज़्यादा है तो पहले वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्त है वो टेकअप कर लेते हैं। तो ये ना हो कि किसी के जो राइट्स को देखते हुए कि वो बग़ैर किसी वजह के वो सज़ा सर्व कर रहा है या अगर कोई ऐसा एरर हुआ है या मिस रीडिंग नॉन रीडिंग ऑफ जजमेंट हुआ है तो वो उस एप्लीकेशन को पहले टेकअप कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि
यहाँ पे आपने बात की कि डीपर एप्रिसिएशन, हाई कोर्ट ने वाकईतन इस फैसले में जो बेल के फैसले हाई कोर्ट ने जो बेल्स रिजेक्ट की, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी या प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को उन्होंने ओवरलुक कर दिया। ये बात दुरुस्त है। मैं देखें अल्कोहल मैं जो दुरुस्त बात है, सही बात है, वो करूंगा। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की और उस स्टेज पे उन्होंने कुछ एविडेंस के डीपर एप्रिसिएशन में चले गए और एविडेंस का भी कुछ डिस्कशन वहां पे हुई जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। बेल एप्लीकेशन में क्या होता है, बेल एप्लीकेशन में शराई साहब, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होता है ऑन सरफेस लेवल पे। आप डीपर उसकी एप्रिसिएशन या डीपर प्रोब उसको कर ही नहीं सकते, या उस पर कोई आप अपनी फाइंडिंग्स नहीं दे सकते। आप देखें, आपके जी हाँ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बनता है, फर्दर स्क्रूटनी की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट बियॉन्ड मेरिट भी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट की लातादाद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लातादाद जो जजमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हम आए रोज़ प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो यही है कि आप डीपर एप्रिसिएशन नहीं कर सकते। आपको सर्विस लेवल पे रह के बादी नज़र में प्रेवे फशाई आपको देखने होते हैं मामला। ये जो डीपर एप्रिसिएशन की गई, ये इससे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने खुद भी कहा है कि इससे इज्तनाब होना चाहिए, अपनी जजमेंट्स के थ्रू कहा है, और ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो उसमें डीपर एप्रिसिएशन नहीं जानी चाहिए थी। क्यों गए जजेस डीपर एप्रिसिएशन में, ये तो अब वो एक्सप्लेन वो खुद कर सकते हैं। इसमें कहीं एक बायस का फिर एलिमेंट आ नहीं जाता? मैं ये नहीं समझता कि बायस एलिमेंट था। कई केसेस में जजेस करते हैं, लेकिन आई थिंक कि वो बड़ी एक फाइन लाइन होती है कि आपको डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जाना, आपको सरफेस लेवल पे रहते हुए प्रेमे फशाए या जो बादी नज़र में तमाम तर चीज़ें हैं, मामला हैं, उनको देखना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट, जो सो अपैरेंट नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता था, क्यों नहीं किया? आई फेल टू अंडरस्टैंड। वहीं पे कर देना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई बरीउज़्ज़मा हो गई या बरी हो गई, कैसे बेल है। और वो जो 7 और मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उसमें तो अभी तक बेल अप्लाई हुई नहीं है, और 190 मिलियन पाउंड केस में वो सजा काट रहे हैं। काट तो रहे हैं, लेकिन अगेन वो भी तो फिक्स नहीं हो रहा, हुई भी है तो उसकी एक आध समाप्त हुई, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। छुट्टियों में तो रेगुलर केसेस टेक अप ही नहीं होते। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो, कोई तो एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन सर, 9 मई से मुतालिक रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का बयानिया ये है कि इमरान खान साहब मास्टर माइंड हैं, वो एक जो साजिश हुई है। बट मैं सर एक सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पे समझने से हैरान हूँ कि एक शख्स पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे में आपके पास जेल में मौजूद है, आप को एक्यूज को तो 10 साल के लिए जेल में भेज रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, पार्लियामान से निकाल रहे हैं। जो प्रिंसिपल एक्यूज है सर, उसके खिलाफ आपने अभी तक कोई एक केस के अंदर चालान पेश नहीं किया। आप वजीर कानून है सर, आपको मालूम होगा। तो एक केस मुझे मेंशन कर दें जिसमें इमरान खान से मुतालिक कोई चालान किसी अदालत में पेश किया गया हो। मेरे ख्याल से GHQ का केस है, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंटेड है। उसके अलावा जो है दीगर केसेस हैं जो इन केसेस में ये प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है। और ये क्योंकि प्रोसिक्यूशन हमारे अंडर नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, प्रोसिक्यूशन का ये काम था कि वो चालान, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपने 15 दिन के अंदर वो चालान जमा कराना है, और अगर आप मुकम्मल चालान जमा नहीं करा सकते तो नामुकम्मल चालान या ततिमा चालान, जिसे इंटरिम चालान कहते हैं, वो आपको जमा कराने की जरूरत है। ततिमा ही हुआ है मेरे ख्याल में एक केस के अंदर, मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने वो जमा कराया है। लेकिन पुलिस वालों को अगर चालान, वो देखें, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि चालान कोई भी केस हो, ये बात ये नहीं है कि बानी PTI के केसेस हैं, आम शहरियों के केसेस में भी आपको चालान 15 दिन के अंदर जमा कराना है सर। लेकिन रियासत के ऊपर हमलावर एक शख्स है सर, आप उसके मामले को तो लिंगरान हो रहे हैं और उस पर हुकूमत खामोश बैठी है। वो है कि एक दिफा से जुड़े इदारे के ऊपर हमला हुआ है सर, इस मुल्क की सलामती को खतरे में डाला गया है। हमने तो उसी चक्कर में एक DGI साहब को भी उठा के बिठाया हुआ है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए, बट इस सारे मामले को इतना स्लोली लेके चलेंगे? नहीं, बिल्कुल जादेव के मामले को लेकर चल रहे हैं सर, वो भी हमारा सरकारी मेहमान है, इनको भी हमने VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ है सर। जो प्रिंसिपल एक्यूज है उसको तो करे ना आगे। शराई साहब, आपका बिल्कुल जो सवाल है वो बजा है, और आपका ये एतराज़ भी बजा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, हर इदारे को अपना काम जो है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, उनको अपनी जॉब करनी है, उनको अपना काम करना है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको अदा करना ज़रूरी है। हम तो बस ये थे, जो हमारी जिम्मेदारी है हम वो बिल्कुल कर रहे हैं, दीगर इदारे कर रहे हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन का भी ये काम है, बस ये थे एक इदारा कि उनको चाहिए कि क्या वो क्यों लैग कर रहे हैं,
क्यों नहीं जमा करा रहे, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डिले का फ़ायदा फिर हमेशा मुलजिम को होता है। ये हमेशा से ये सेटल प्रिंसिपल है कि डिले का या किसी भी स्लाइटेस्ट जो डाउट है उसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज़ को जाता है। तो इन केसेस में चालान क्यों नहीं जमा हुआ, मुझे देखना पड़ेगा, प्रोब करना पड़ेगा क्या वजह बनी, लेकिन मेरे इल्म में तो नहीं है कि क्या वजह है कि क्यों नहीं इनकी हद तक वो चालान जमा हुआ। सही। इन केसेस में जिनमें बेल हुई है और दीगर केसेस में जिनमें जमा हुआ है उनकी तादाद क्या, क्योंकि कुछ में तो हुआ है और ट्रायल चल रहा है, ये तो नहीं है कि चालान मेरी जमा इत्तला है कि सिर्फ एक केस के अंदर वो भी ततीमा हुआ है जो आप फरमा रहे हैं ना, इसके अलावा मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आपको कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि वही एविडेंस का मामला कि जिसको लेके कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्क्रूटनी करें, अगर यही है कि 3 लोगों की स्टेटमेंट है और उसी बुनियाद पे आप इतना बड़ा केस चलाने जा रहे हैं, तो सर ये एविडेंस इतनी वीक है, शायद ये वजह तो नहीं है कि एविडेंस वीक के हवाले से तो नहीं, वो तो ट्रायल स्टेज पे होगा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसमें कोई जजमेंट दूं और मैं कहूं कि एविडेंस वीक है या एविडेंस जो है वो ये काम जज साहब का है, उन्होंने देखना है फॉर एंड अगेंस्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 4 सफ़ों की जजमेंट में यही बात की है, उन्होंने कहा कि जी फॉर एंड अगेंस्ट, प्रोज एंड कॉन्स उसके देखें, जो दोनों इतराफ से जो प्रोसिक्यूशन पेश करेगी, जो डिफेंस पेश करेगा, उनको जब ये थ्रैश आउट होगा ट्रायल में ये स्टेटमेंट्स और ये बयान और फिर जरा होगी, तो उसके बाद फिर ये तमाम तर मामला जब कलबमंद होगा तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उसको किस लेवल पे या कितनी परसेंटेज जो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है या कितनी बिलीवेबिलिटी है उस एविडेंस की, उसको अटैच उस पर करना चाहिए। और सर इसी केस से जुड़े कल 2 गिरफ्तारियां और भी हुई, कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहबा के 2 साहबजादों को गिरफ्तार किया गया 9 मई के मुकदमात में। देखें, एक का तो मैंने देखा, मैं यही कह रहा हूँ, क्लेम कर रही हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट दूसरे का क्लेम भी कर रही है। एक को तो प्रेजेंट किया, जो कि कानून भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट करना चाहिए, और उनको वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान को, किसी शख्स को आप बगैर किसी वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी घर दाखिल इस तरह नहीं हो सकते, तो उनको वारंट ऑफ अरेस्ट भी ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहिए। ये चले अच्छी बात है अगर उन पर इल्ज़ामात हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है, कोई जो भी मामला है उस हवाले से जो है वो शवाहिद पेश करेगी प्रोसिक्यूशन, लेकिन कानून को फॉलो करते हुए उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश किया, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड थिंग कि जो कानून है उसको फॉलो किया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुतलका मैजिस्ट्रेट। 24 महीने से ज़्यादा अरसा भी लगा है ना सर, इस 2 साल देखिए क्यों लगा, क्या मामला हुआ, क्यों नहीं, तो उसके मुतमईन करें ना। नहीं, मैं तो मुतमईन आपको कहूँ कि मैं ये इसमें क्यों डिले है। किसी मुलजिम को अगर आपने अरेस्ट करना है, उसको आपको उसके वेयर अबाउट्स पता है, आप फौरन से पहले, और ये स्पेसिफिक इस केस में नहीं, तो दीगर केसेस हैं उनमें भी जो आए रोज, मतलब मैं आपको बताऊं आम पब्लिक के केसेस हैं, जब पता हो पुलिस वालों को या लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को कि ये फ़लाँ लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ये फ़लाँ मुलज़िम या मुजरिम वहाँ पे मौजूद है, तो उसको पकड़ना है और उसको हमने अरेस्ट करना है, तो उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन इससे सर मतलब परसेप्शन तो आपके बारे में ख़राब हो रहा है ना, हुकूमत में तो आप है ना सर, वो कहते हैं हुकूमत ने कहा कि जब ज़रा और टाइट कर दें तो गिरफ्तारी कर दें। हुकूमत ने तो नहीं कहा, नहीं, इंप्रेशन तो जाता है ना सर। नहीं, मैं ये कतन, ये मैं इससे देखें, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस कि हुकूमत ने किसी को अपनी फरमाइश या ख्वाहिश में नहीं अरेस्ट करवाया। जो लोग 9 मई के केसेस में मुलविस हैं उनका एहतसाब और उनको जो अंजाम है उनका, वो तो पूरी कौम को देखना होगा। लेकिन और खुद आप भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि अदालत सवाल उठा रही है कि क्यों ताखीर हुई है, क्यों ताखीर हुई है, मैं खुद ये सवाल उठा रहा हूँ कि ताखीर नहीं होनी चाहिए थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ चंद एक सवाल और भी हैं आपसे करने, छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बैरिस्टर साहब, इनफैक्ट पिछले दिनों आपने देखा कि DGS प्यार साहब ने एक इंटरव्यू गोया कि कहा कि मुबैना इंटरव्यू मैं कहूँगा, सोहेल वड़ैच साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कॉलम 3 शाया की है, उसके बाद फिर एक तरदीद आई। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक तो ये कि तरदीद को 4-5 रोज़ बाद आई, वो भी समझ से वालातर है, और आपको लगता है कि वाकई जो क्लेम किए गए सोहेल वड़ैच साहब की जानिब से वाकई पर मबनी नहीं थे, बिल्कुल फेक थे? देखें, अब उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन जो है DGI ISPR साहब की तरफ से आ चुकी है, और उन्होंने बता दिया कि कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई थी, और कोई ये जो चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कॉलम के अंदर वो ऐसी नहीं थी। सोहेल वड़ैच साहब बिल्कुल एक सहाफ़ी हैं और बड़ा अरसे से सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक हैं। उनको अपनी सोर्सेज भी चेक करनी चाहिए थी, या उनकी जो जिस तरह चीज़ें हुई उससे स्याह सबाक से हट के शायद नहीं मामला करने थे, बिकॉज मैं प्रिवी नहीं हूँ
मैं वहाँ पे मौजूद कर रहे नहीं थे, था। तो आर्मी चीफ का एट्रीब्यूट कर रहे थे कि वो फरमा रहे हैं। मैं यही बात है कि आप किसी के साथ कोई चीज़ मंसूब या मुंसलिक नहीं कर सकते बगैर उनकी कॉन्फर्मेशन के, या बगैर उनके वो कहे हुए, और मतलब आप फैदम नहीं कर सकते, खुद नहीं अखज़ कर सकते और लिख सकते इस तमाम तर मामले के ऊपर। ये मैं समझता हूँ सहाफ़त के साथ भी जो है ज़्यादती होगी, इस पेशे के साथ भी ज़्यादती होगी। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सुहेल वड़ाई साहब ख़ुद इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दें। मेरा और आपका ये एक्सप्लेनेशन देना बनता नहीं है। जिस इदारे के सरबराह के साथ मंसूब किया गया या मुंसलिक किया गया उस बयान को उस कॉलम में, तो उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दे दी उस इदारे के स्पोक्स पर्सन ने, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सुहेल वड़ाई साहब भी इसकी क्लैरिफिकेशन देंगे, और जो दिल आज़ारी की है तो उस पर बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए। दिल आज़ारी से ज़्यादा तो सर एक ऑफिस को डिफेम किया गया है, गोया कि मुसल्लह फ़ौज बार बार ये कह रही है कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, सियासतदान आपस के मामला आपस में बैठ के या पार्लियामान में तय करें। बट यहाँ पे कहा गया कि उन्होंने पॉलिटिकल टॉक भी की है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कल जब उनसे ये सवालात हुए DGSPR से, तो ये भी कहा गया कि अगर ये सर फेक न्यूज़ है तो फिर फेक न्यूज़ जनरेट करने वाले खिलाफ की कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मौजूद है। तो सर अब तो पेका एक्ट आ चुका है, यही तो मैं कह रहा हूं। अगेन फिर सर आप वजीर कानून है, अब नहीं, अगेन वो हमारा तो डोमेन नहीं है ना। कानून बनाने का मकसद, अब वो इंटीरियर का काम है। इंटीरियर उसमें से स्टेट अगर उसकी पार्टी बनती है तो फिर FIA खुद जो है वो स्टेट FIA के थ्रू करे। तो आप स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है ना सब। नहीं, वो तो हम तो हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज मैं वजीर हूँ कानून का, तो वो सारी जिम्मेदारी शायद मेरी ही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर इस पे फिर मुकदमा दायर हो सकता है पीका एक्ट के तहत। हो सकता है। कानून तो उसकी इजाजत देता है कि अगर फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, वो कानून तो मौजूद है, और कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार कर भी सकता है और करना चाहिए, और होता भी है। और इससे एक लगता है आपको कि बड़ी रॉन्ग परसेप्शन गई है कि कहीं मुसल्लह फौज पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। देखिए, आउटराइटली शराई साहब उन्होंने जब कह दिया कि सियासत है, हमारा कोई लेना देना नहीं, डिस्पाइट कि ये कांस्टेंट डिमांड रही है PTI की, ख्वाहिश भी कह लें, फरमाइश भी कह लें, और PTI कहती रही कि हम बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, हमें इंगेजमेंट चाहिए तो इस्टेब्लिशमेंट से चाहिए, और आगे से बारहा दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया गया, अलग-ऐलान कहा गया हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। सियासी पार्टियां जाने, सियासी लीडर जाने, सियासी मामलात जाने, प्लीज़ ये आप आपस में डिस्कशंस करें, हमें ना इसमें बीच में लेके आएँ। जब वो एक नहीं, सो मेनी वर्ड्स एंड सो मेनी टाइम्स, जब उन्होंने ब्लैक एंड वाइट ये चीज़ कह दी और बता दिया, और उनका कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर उनके साथ ऐसा बयान मंसूब करना मैं समझता हूँ दुरुस्त बात नहीं है। और इनफैक्ट आप भी सर कि आपका तो खैर पॉलिटिकल मामलात के ऊपर हुकूमत ने तो कुछ इनिशिएटिव लेने हैं। पिछले दिनों भी जब अहमद वली खान साहब मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो कहा यह गया है कि कोई गुफ्तगू के लिए कोई कमेटी भी बनाई जा रही है, तो नियर फ्यूचर में कोई एंगेजमेंट हो रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ, कुछ ऐसा है इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमने हमेशा जो है वो एंगेजमेंट की बात की है, डायलॉग की बात की है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात की है, ताकि मुल्क के जो मामलात हैं हम सबको साथ लेके चलें। हम ये नहीं कहते कि खाली नून लीग की हुकूमत है, हमारी हुकूमत इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ है, और उसमें बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है। हम हाउस में कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जब तक हमारे इत्तेहादी एग्री ना हो। हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, हम सबको ऑन बोर्ड लेके तब लेजिस्लेशन करते हैं, जो हाउस की लेजिस्लेशन भी है, नेशनल असम्बली की लेजिस्लेशन। दीगर शराइ साहब ये है कि जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो बिल्कुल होनी चाहिए। हमने पहले भी इस चीज़ को प्रमोट किया, हम इसी चीज़ के हामी हैं, और हम यही कहते आए हैं। और वज़ीर आज़म ने भी ये मीसाक इस्तेकाम में पाकिस्तान की बात की कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, और मीसाक करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। मैं ये देख रहा हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जल्द जो है पॉलिटिकल इंगेजमेंट होगी, और होनी भी चाहिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अब दूसरी साइड पे भी जो अपोजिशन के बेंचेस हैं उस तरफ भी ये रेकनिंग हुई है, और एक एपिटाइट मौजूद है। एटलीस्ट जिन मेंबरान ने मेरे से बात की जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा। वो ये वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, और कोई बाब जो है बातचीत का वो दरवाज़ा खुलना चाहिए। और ये अच्छी खुशाइन बात है कि वहाँ पे भी एपिटाइट है, और वहाँ पे भी ये रेकनिंग हुई है 9 मई की सज़ाओं, डिसक्वालिफिकेशन और डीसीटिंग के बाद। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। सियासी जमातों को बैठना चाहिए, और इसमें कलीदी किरदार जो है वो स्पीकर साहब का होगा। जिस तरह पहले उन्होंने
कमेटीज़ को तहलील नहीं किया और कमेटीज़ को जो है उनकी मुआवनत की और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और वो जो 3 नशिस्तें पीछे हुई थी, अब भी कभी आगाज़ होगा, जो कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जल्द होना चाहिए, तो उसका आगाज़ जो है वो उसी हवाले से नेशनल असम्बली से और एज फ्रॉम स्पीकर्स ऑफिस जो है होना चाहिए, और उधर से ही होगा इंशाल्लाह। और सर, इस पर अगर आप इतना अच्छा जस्टर दे रहे हैं तो ज़्यादा जैसे गर्दी से मुतल्लिक जो नया कानून लेके जिसमें 3 माह और उससे भी ज़्यादा की डिटेंशन है, उस पर भी बड़ा एतराज़ कर रही है अपोजिशन, तो उसको भी एड्रेस करने जा रहे हैं। उसका नया कानून तो नहीं है, वो 2014 में जब आपको याद होगा APS का अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो फिर उसमें ये कानून लेके आए कि दहशतगर्दों की जो सज़ाएँ हैं या दहशतगर्दी के मामलात में जो या एक्टिविटीज़ में जो लोग मुलविस हैं, उन्हें कानून के कटहरे में होना चाहिए और जल्द इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ होना नहीं चाहिए, खाली होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ये एक थॉट प्रोसेस था, और 2 साल के लिए वो सनसेट क्लॉज के साथ हमने अमेंडमेंट की, उसी चीज़ को 3 साल के लिए अभी रिवाइव किया है। आप खुद देख लें कि दहशतगर्दी के वाक़यात में एक तेज़ी आई है, एक डबल इंक्रीज़ आई है, उसको परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हैं या नंबर वाइज देखते हैं, और उसमें हमने 3 साल के लिए ये की है। और मैं समझता हूँ कि ये काउंटर टेररिज्म को के हवाले से, और उसके साथ साथ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको जो लीगल सपोर्ट है, जो हमने गैप्स ब्रिज करने थे, जो लेकूनास थे, उनको एड्रेस करना था, उसमें ये सपोर्ट हासिल होगी इंशाल्लाह। और लास्टली वन लाइन के नए सूबे बनाने जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ी डिस्कशन चल रही है। देखें, मुख्तलिफ सियासी जमातें ये बयान दे रही हैं, और मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट, ये मेरा हुकूमत का नहीं, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, जो जिस तरह उसको अख़ज़ किया गया था, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट के आम पाकिस्तानी शहरी को सहूलियात उसकी दहलीज़ पे, बसीयत MNA MPA मेरा काम नहीं है, हम अरकान पार्लियामेंट का काम नहीं है कि हम गली नाली बनाएं, हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट के जो काम है वो हमें करने पड़ते हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम उस तरह नहीं चल सका, क्योंकि एक दफ़ा सब ने देखा कि इनफील्ड था, तो फिर मैं समझता हूँ कि सूबों में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह लें, या एक डिस्कशन होनी चाहिए कि सूबों की ज़रूरत है, तो बिल्कुल, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस आपको चाहिए होगा, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या KP की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के हवाले से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुल्क कानून इंसाफ से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और अब पहला सवाल तो मेरा सर यही होगा कि जिन अदालतों से आप गिले कर रहे थे, आपका ख्याल था कोई अदालतें कंप्रोमाइज्ड अदालतें हैं, अब वहाँ से सर खान साहब को इंसाफ तो मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने कल देखा है आपने कि 8 केसेस में उनकी ज़मानत मंजूर की है। शराइ साहब, 26वीं तरमीम के बाद तो अदालती निज़ाम तो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है। पहले ही आपको पता है कि हमारा अदालती निज़ाम दुनिया में उसका मजाक बना हुआ है कि नीचे से वो शायद 5 या 6 नंबर पर है। लेकिन आपने जो ये जमानतों वाला मामला कहा, गुजारिश ये है कि जमानत तो कत्ल के केस में भी हो जाती है, और इसमें इस केस में इल्ज़ाम क्या है इमरान खान साहब पे कि इमरान खान साहब ने साजिश 109 के मुल्ज़म है, जिसका चलान, मैं वकालत की बात कर रहा हूँ, लॉ की बात कर रहा हूँ, उसका चलान अभी तक अदालत में सेंड टू कोर्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो एविडेंस है खान साहब के खिलाफ कि जी एक सिपाही कोई सुलेमानी टोपी पहनकर, कोई SHO, वो सारे सिक्योरिटी मैयर्स क्रॉस करता हुआ खान साहब के बेड के नीचे घुस जाता है, और वहां से वो सुनता है कि खान साहब साजिश कर रहे 9 मई वाली। इसी तरह ये चकवाल पे जो हमारा वो इंटरचेंज है, वहां पे भी कोई इस तरह सुलेमानी टोपी पहनता है, वहां चला जाता है, कोई पर्दे के पीछे खड़ा होता है। मुझे बताइए कि कानून में ये तो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में आप ये देखिए कि 9 मई, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 9 मई के मुतल्लिक आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, उसके फुल जजेस का, बेशक सुप्रीम कोर्ट का बना दें या सीनियर जजेस का बना दें, और उसकी लाइव प्रोसीडिंग पूरी कौम को दिखाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमें DGISPR कहते हैं, ये दूसरी तरफ से बात आती है, आप माफी मांगे। मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ शराजी साहब, आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, उसमें CCTV फुटेज पेश करें,
पूरी कौम को उसकी कार्रवाई दिखाएं। अगर तहरीक इंसाफ उसमें मुलव्वस हुई हम माफी मांगेंगे, वरना कौन माफी मांगेगा? 8 फरवरी को 9 मई जो है उसके बाद 8 फरवरी, एक पिछड़ा चलो, 9 मई के बाद 8 फरवरी हुआ है ना जी बिल्कुल। 8 फरवरी को अगर कौम ये समझती कि 9 मई तहरीक इंसाफ ने किया है तो हमें 2/3 मेजॉरिटी ना देती। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने अपने गोया के बयानी से इस कौम को भी गुमराह किया है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि 3 कोई पुलिस एहलकार है कि जिन्होंने कुछ सुलेमानी टोपियां पहन के सब कुछ ये सुनते रहे। मैं कल परसों को एक मारूफ सहाफ़ी मुनीफ फारूक साहब का वीलाग भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उस दौरान अगरचे इमरान खान साहब कैद में थे, लेकिन जहाँ पे वो थे वहाँ बैठ के वो इसी तरह की बातें कर रहे थे। जो बाहर कुछ सब कुछ हो रहा था उनके नॉलेज में था और उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो सिर्फ ये नहीं कि ये 3 यही गवाहियाँ मौजूद है सर, वो कहते हैं और भी बहुत सारी एविडेंस है कि जो वक्त आने में सामने लाई जाएगी। शिराजी साहब, मैं आपको ये बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। 2 साल के अंदर अभी तक चलान सेंड टू कोर्ट नहीं हुआ हकीकत इमरान खान साहब के खिलाफ। आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। देखिए ना, ये असल में अभी तक वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है, ANP है, ये छोटी छोटी जमातें, ये 70-80 से नहीं निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कौम को गुमराह कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये 70-80 का पाकिस्तान नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का पाकिस्तान नहीं है, ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, ये नौजवानों का पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है। 1 मिनट के अंदर एक एक खबर दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है। हाँ, कोई पढ़ा लिखा है, हाँ कोई अनपढ़ है, आज वो हर चीज को देख भी रहा है, समझ भी रहा है। इसलिए ये जो टोपी ड्रामे है ना, ये अब नहीं चलेंगे। आप हमें ये बताइए कि कभी इस तरह भी आपकी शहादतें अदालतों के अंदर हुई हैं कि वहां पर ना कोई सहाफी जा सके और रात के 2-2 बजे अदालतें लगे और यही गवाह जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जो जज थे अब्बास साहब सरगोदा एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, उन्होंने 2 गवाहान को रिजेक्ट कर दिया जिनके ऊपर अभी 10-10 साल सजाएं हो रही है हमें। और उसके बाद जज अब्बास के घर पे फायरिंग की गई, उनको हरासा किया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये जो आप कह रहे हैं ना कि सर उनके खिलाफ केस में तो अभी चालान पेश नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि जो तफ्तीश के अंदर कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, कुछ उनके टेस्ट करवाने थे तो वो उस पर तावन ही नहीं कर रहे, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे सर? शिराजी साहब, खान साहब 2 साल के अरसा में कहाँ पे मौजूद हैं? वो जेल में मौजूद हैं, वो पुलिस के पास हैं। कितनी बार ये लोग वहां पर गए हैं, वहां पे जाके उनसे इंटेरोगेशन की है, तहकीक की है, तफ्तीश की है, उसको भी छोड़ दें। आप मुझे बताइए कि मैं फिर कहता हूं कि मैं कानून का अदना तालिब इल्म हूं। अगर आप बड़ा कहते थे कि हमारे पास बड़े सॉलिड सबूत है 9 मई के, यही कहा जाता था ना, तो हम तो बार बार ये मुतालबा कर रही है तहरीक इंसाफ और इमरान खान कि आप खुदारा वो सबूत पूरी कौम को दिखा दें। आपने अभी जिन बातों पे सजाएं दी है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि क्या मुझे बताइए कि उमर अयूब साहब या हमारे जितने लीडरान को सजाएं हुई हैं, क्या वो जिन्नात हैं? क्या वो जो दूर दुनिया से आए हैं तो पर लगे हुए उनको कि वो कोयटा में भी मौजूद है, वो पिंडी में भी है, वो लाहौर में भी है, वो सरगोदा में भी है, वो फैसलाबाद में भी है, वो मुल्तान में भी है, एक ही वक्त में। तो मुझे बताइए शिराजी साहब, आप माशाल्लाह बड़ा आपका तजर्बा है, बतौर सहाफी आपने बहुत कवर किया है, यकीन माने तमस्सुर उड़ रहा है। नौजवान कौम और पूरा पाकिस्तान इस वक्त 90%, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, ये नहीं कि मेरा तल्लक पीटीआई से है। अगर 8 फरवरी को 80% कौम इमरान खान के साथ खड़ी थी ना, आज 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और एक एक बात को समझ रही है, देख रही है कि क्या जुल्म, जबर और बर्बरियत जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। आप मुझे एक और बात बताइए, अलीमा खान का बेटा, पहले रात उस बेटे को उठाया गया, 27 माह बाद, 9 मई के 27 माह बाद शाहरेज खान को उठाया जाता है, उनके घर में जाके मिसहैंडल किया जाता है, बच्चों को तशद्दुद किया जाता है, नौकरों को मारा जाता है, और वो शाहरेज खान ट्रैवल भी कर रहे हैं
वो अडयाला भी जा रहा है, वो पाकिस्तान से बाहर आ रहा है, जा रहा है, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह शाह सवारुन का बेटा आज जब अदालत से प्रोसीडिंग के बाद बाहर निकला, 27 महीने बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। भाई क्या गुस्सा आ गया आपको कि अदालतों से जमानत दे दी। तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट से कोई तवक्को नहीं थी, मैं आपको ईमानदारी के साथ बात कहता हूँ, लेकिन केस में था ही कुछ नहीं। शिराजी साहब, केस में कोई एविडेंस होती शहादत तो, ये तो 9 मई है, ये तो 9 मई का ड्रामा तैयार किया गया है। 9 मई सिर्फ तरीके इंसाफ को तोड़ने का बहाना था। अगर इनके पास सबूत है, आज भी हम चैलेंज देते हैं कि बनाए इसका जुडिशियल कमीशन, दिखाएं पूरी कौम को कार्रवाई, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम मुल्ज़म हुए, मुजरम हुए, तो कौम के सामने माफी मांगे। लेकिन बसरा साहब, इनफैक्ट आप तो क्लेम करते हैं ना कि 90% लोग आपके साथ खड़े हैं, बट आप सियासतदानों से गुफ्तगू करने के बजाय आप भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करके मामला तय करना चाहते हैं। तो सर, आप भी तो अपने अंदर कुछ जमहूरी रवैया लेके है ना, जैसी भी है हुकूमत तो यही इसी के साथ गुफ्तगू करनी होगी, बट बार बार ये कहना कि जी हमने तो उससे गुफ्तगू करनी है कि जिनके पास इख्तियारात हैं। तो सर वो तो कहते इख्तियारात तो हुकूमत के पास है, उन्हीं से गुफ्तगू करें, वहाँ से सब जो कुछ मिलना है आपको वहीं से मिलेगा। साहब, मैनू तुहाडा सवाल को मेरा हासा निकल गया। यानी जितना तजर्बाकार सर और हमें ये बता रहे हैं बात अच्छा, हमें वो बता रहे हैं, हमें वो ये बता रहे हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। अच्छा, आप जैसे दानिशवार बहुत सारे दोस्तों ने ये बात कही, तो आपका क्या ख्याल है? इसके बावजूद कि हमें पता है इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, स्टैब्लिशमेंट इनको मुसल्लत किया है, 17 सीटों वाला वजीर आजम है, हारी हुई वजीर आला है, हारा हुआ 24 सीटों वाला सदर बना दिया। इसके बावजूद हमने इनसे मुज़ाकरात किए। जब मुज़ाकरात की टेबल पे हमारी आपस में डिस्कशन हुई, तो हमने इन बेचारों को जो फार्म 47 के नमूने हैं और जो मैं इनको बहरूपिया कहता हूँ कि सियासतदान नहीं है, सियासतदान अवाम के वोटों से होता है। अगर शिराजी साहब नवाज शरीफ हार गया, जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नॉन वोट मांगती है, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, इनमें जीता कौन है? लेकिन इसके बावजूद हमने इनसे मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात करने के बाद हमने इन्हें कहा कि ये डिमांड्स, ये चीजें डिस्कस हुई हैं, हम खान साहब से मिलना चाहते हैं, हमें मिलवा दें, हमें कहने के मौका दें, हम पूछ लें। किससे पूछना था? स्टैब्लिशमेंट से, जिन्होंने इन्हें मुसल्लत किया है। उन्होंने कहा जी स्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही, वो कह रहे हैं हम आपको मुलाकात नहीं करवा सकते। अब मुझे बताइए, क्या जो लोग हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते, उनके पास ये इख्तियार होगा कि ये जाली निजाम है, ये जाली हुकूमत है, ये जाली इलेक्शन कमीशन है, क्या ये इस सिस्टम को वाइंड अप कर सके, क्या नया इलेक्शन करवा सके? इन विचारों को तो देखें। अब सूरत ये है, इन सबको पता चल गया है कि अब हम लोग सियासी तौर पर काउंसलर बनने की पोजीशन में नहीं है। तो ये तमाम लोग जो है, इनके मुफादात वाबस्ता हो चुके हैं सबसे। वो छोटे होते ना, मैंने एक फिल्म देखी थी, वो बच्चा सो जा गब्बर आ जाएगा। अब ये एक दूसरे को डराते हैं सारे, ये जो सियासतदान है बेचारे, ये स्टैब्लिशमेंट को डराते हैं, स्टैब्लिशमेंट इनको डराती, कहते हैं ओए अच्छा लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा। सही सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो रहा है, मैंने एक और सेगमेंट भी करना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे शौकत बख्श साहब के शुक्रिया के साथ, और वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मरूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार हसन अयूब। बहुत शुक्रिया हसन साहब वक्त देने के लिए। हम डिस्कस कर रहे थे जो गुज़श्ता रोज़ DGSPR की जानिब से मरूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइज, जिन्होंने 3 कॉलम्स लिखे और उसमें उन्होंने एट्रीब्यूट किया बिलखसूस वो मामला कि जिसमें सियासी गुफ्तगू हुई कि शायद आर्मी चीफ़ ने तहरीक इंसाफ और उनके बानी से मुताल्लिक़ कहा है कि जी वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे तो उनके साथ मसालत हो सकती है। तो कुछ बताइएगा इस हवाले से, सवाल और जवाब भी हुए, तो क्या कह रहे थे और क्या इस तरह का कोई गोया कि हम कह सकते हैं कि गुफ्तगू हुई नहीं सरे से, और जो कुछ तहरीर किया सुहेल वड़ाइज साहब ने वो उनके अपनी ज़हनी इख्तिरात थी, और कहना क्या चाह रहे थे DGSPR, क्योंकि आप कल वहाँ पर मौजूद थे। शाहिद साहब, मैं वहाँ पर बिल्कुल मौजूद था, और जो इवेंट था बेसिकली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन F11 कॉलेज है,
इसमें तलबा के साथ जिस तरह वो रूटीन में 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कि DGISPR और दीगर हमारे जो पाक फौज के 3 स्टार्स हैं, अब वो जाते हैं वहाँ पर, यूथ को एंगेज करते हैं और बेसिकली बुनियादी तौर पर बताते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो हालिया कशीदगी हुई है, आजकल तो यही टॉपिक किया जाता है कि मार्का हक में पाकिस्तान किस तरीके से कामयाबी हासिल की, और असल जो तनाज़ा है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के दरमियान वो वजह तनाज़ा क्या है, और दो कौमी नजरिए को जिस तरीके से आज तक हिंदुस्तान ने कबूल नहीं किया, जो 1971 का एक अनफॉर्चुनेट वाकया है फॉल ऑफ ढाका का, उसके पीछे जो मुक्ति बानी की तहरीक थी, ये तमाम चीजें उन्होंने वहां पर बयान की। और उसके बाद जब वो ही वॉज अबाउट टू सिट इन हिज कार, तो फिर हम 5 सहाफी थे, हमने उनको चेस की, जिसमें मेरे साथ वकार सती साहब थे, इसमें जावेद चौधरी साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है एक्सप्रेस टेलीविजन से, वो मौजूद थे, सुमेरा खान साहिबा थी, समर अब्बास साहब थे। तो हमने जाकर उनको जो है वो रोका और रोक कर उनसे सवालात पूछे। तो सुहेल वड़ाई साहब से मुतल्लिक सवालात मैंने भी पूछे, सुमेरा खान साहिबा ने भी पूछे और समर ने भी पूछे। तो हमने सवालात जब उनसे पूछे तो उसके जवाब के अंदर DGISPR ने बेसिकली क्लैरिफाई किया है, ये तरदीद अभी भी नहीं आनी थी जो सुहेल ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया अपने कॉलम्स के अंदर कि शायद ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड कि जिन्होंने फील्ड मार्शल का इंटरव्यू कर लिया है। जैसे साहब आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रोज जो वॉशिंगटन टाइम्स है उसने भी आर्टिकल था हमारे फील्ड मार्शल के ऊपर। तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की ये एक पर्सनैलिटी है, और बड़े बड़े जो इदारे हैं, जो मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके ऊपर लिख रही हैं। तो उन्होंने तो आज तक इंटरव्यू नहीं दिया, तकरीबन 3 साल तो आर्मी चीफ का ओहदा संभाले भी हो चुका है, लेकिन वो नहीं करते। तो इसके बावजूद वो उन्होंने ऐसा जो एक तासुर दिया, तो उस तासुर की क्लैरिफिकेशन थी, जो मसालत की थी या माफी वाला मामला था, उसको DGISPR ने क्लैरिफाई किया अपने जवाब के अंदर। उन्होंने सेल्फ प्रोजेक्शन से ताबीर किया, तो सेल्फ प्रोजेक्शन ही बनती है कि आप फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने ये इंटरव्यू कर लिया है फील्ड मार्शल का। अच्छा, अब हसन, मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझने में दुरुस्त हूँ कि इसका मतलब है कि जो कंटेंट है वो वहाँ पे जनरेट ज़रूर हुआ है, जो बातें हैं वो वहाँ पे हुई हैं सारी, बट वो इंटरव्यू की शक्ल में नहीं थी, वो एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी। लेकिन जो बातें वहाँ पे की गई हैं माफ़ी से मुतालिक, मसालत से मुतालिक, ये गुफ्तगू हुई है वहाँ पे? नहीं जी, ये बातें नहीं हुई। देखें, बात यही है कि कुछ बातें उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की हैं, इसी वजह से क्लैरिफिकेशन दी है DGISPR ने। और जो बातें जो सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में तहरीर की हैं, वो खाने की मेज के ऊपर भी नहीं हुई। देखिए, उसकी 2 हिस्से हैं, तकरीबन 2 घंटे तो उन्होंने जो खिताब था तकरीबन 850 लोगों से खिताब किया उन्होंने ब्रसल्स के अंदर जो फंक्शन था। उसके बाद एक प्राइवेट आगे जो है एक किस्म की सेटिंग थी, जिसके अंदर जो है वो खाने की मेज के ऊपर तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद थे, जो 15 से 20 मिनट की नशिस्त थी, जिसमें उन्होंने खाना भी खाया। तो आप ये देख लें कि 15 से 20 मिनट के अंदर वो 3 कॉलम्स का मटेरियल जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है सुहेल वड़ाई साहब ने, वो आप खुद भी वाबस्ता है इसी शोबे से, तो मेरा नहीं ख्याल के, और वो यानी आमने सामने भी नहीं बैठे हुए थे, और दोनों की सीटें साथ भी नहीं थी, कम से कम 4 बंदे दोनों के बीच में बैठे हुए थे, जहां के ऊपर ये जो है वो नशिस्त के ऊपर जब खाना खाया गया। और सेकंड बात ये थी कि कुछ साफ्ती नशिस्त उनकी हुई नहीं, उनकी कोई साफ्ती नशिस्त हुई नहीं। वो जो एक यानी खाने की मेज के ऊपर भी जब बैठे होते हैं, तो इवन के फील्ड मार्शल ने उस फंक्शन के अंदर अपनी तकरीर के दौरान भी उन्होंने लोगों से यानी रिक्वेस्ट की कि जो बातें हैं ये हमारी अपनी बातें हैं, इन बातों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये फील्ड मार्शल के अल्फाज थे वहां पर। तो सर एक आदमी नहीं, मुतअद्दिद लोगों ने, यानी वो 850 लोगों से जब खिताब कर रहे थे तब भी उन्होंने ये बात की थी। तो फिर सहाफी के लिए एथिकली भी वो चीज मुनासिब नहीं थी कि उनके ऊपर वो कॉलम पर कॉलम लिख दें, और कॉलम भी वो लिखे जो कि यानी हकीकत के बरक्स थे, और एक तासुर देने की कोशिश की जिस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर के ऊपर मसालत के लिए एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो सर इन चीजों को क्लैरिफाई किया गया है। इवन देन सुहेल वड़ाई साहब देखिए एक सीनियर है, मेरे भी सीनियर है, वो आपसे भी सीनियर है, उनकी इज्जत और एहतराम देखिए मैं भी चाहूंगा कि जी उनकी इज्जत रहे, मैं कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है जी। आज अगर मैं बड़ों की इज्जत नहीं करूंगा तो कल छोटे हमारी इज्जत नहीं करेंगे, इस बात में। बट
कुछ चीज आप दिन को रात कर कहना शुरू कर दें, क्योंकि आप सीनियर हैं, तो फिर उसको हमने सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए कुछ सवाल किए थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हसन अयूब आपका वक्त देने के लिए, शुक्रिया अतर वक्त देने के लिए। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हसन अयूब से, और कल जो DGSPR की जानिब से एक गोया कि तरदीद उसे कह लें या मारूफ सहाफ़ी सोहेल वड़ैच साहब से जो कॉलम थे उनसे मुतालिक जिन्होंने वजाहत दी है, गोया कि उन्होंने कहा है कि ऐसा तो कोई ना इंटरव्यू हुआ ना किस तरह की गुफ्तगू हुई। क्या समझे, एक तो ये है कि ये वजाहत अपनी तई बड़ी ताख़ीर से आई, 5-6 रोज़ का वक्त गुजर गया, और फिर यह है कि ये कोई पब्लिक परसेप्शन जिस तरह का बना है, जो रिएक्शन आया है उसकी बुनियाद पे गोया कि इस मामले में वजाहत देनी पड़ी, या आपको लगता है कि नहीं इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई नहीं है? क्योंकि हम तसव्वुर तो नहीं कर सकते कि सोहेल वड़ैच जैसे मारूफ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो अरसे दराज से लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जानिब से इतनी बड़ी गलती हुई हो, तो क्या लगता है आपको ये वजाहत का आना क्या पते दे रहा है? देखिए, एक तो ऑब्वियसली उस कॉलम के बाद काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट हुआ, उसमें आपने देखा कि बहस भी हुई और टीवी प्रोग्राम्स में भी उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। वैसे तो ये जिस दिन ये कॉलम आया था उस दिन भी मैंने एक व्लॉग बनाया था, और जो बेल्जियम में मौजूद उस तकरीब में मौजूद डिफरेंट लोगों से मेरी जो बात हुई, तो मैंने 16 तारीख को 16 अगस्त को अपने व्लॉग के अंदर ये चीज़ शेयर की थी कि कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं हुआ, जिस तरह होता है 1-on-1 इंटरव्यू, बैठे गुफ्तगू हो, सवालात जवाबात हुए, वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। बाकी वहाँ पे जो तकरीब के अंदर बात हुई है, जो सोहेल वड़ैच साहब ने लिखी है, तो वो उसके ऊपर तो देखें, जब तक सोहेल वड़ैच साहब का अपना मौक़िफ़ नहीं आएगा तो उसके ऊपर हम तो कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन फ़ौज का एक ज़िम्मेदार इदारा है, उनके एक ज़िम्मेदार एहलकार ने इसको डिनाई किया है, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा वज़न रखती है। तो अब जब तक सोहेल वड़ैच साहब का कोई वर्जन नहीं आता तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या सोहेल वड़ैच साहब ने, हो सकता है कि ये तज्जिया उन्होंने किया हो, वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई उसको उससे जो उन्होंने अखज़ ये किया और तज्जिया किया, और तज्जिया सम टाइम दुरुस्त भी हो जाता है, सम टाइम गलत भी हो जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि सोहेल वड़ैच साहब इस पे क्या मौक़िफ़ लेते हैं। सवालात तो कुछ उठ रहे हैं ना, बाज़ औक़ात होता है कि कोई हर सवाल का रेलेवेंट फोरम होता है कि आप सियासतदानों से सियासी मामलात पे गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हो या कोई और सीनियर अफसरान हो, उनसे आप गोया कि वॉर से मुतालिक तो गुफ्तगू की जा सकती है, दिफा से मुतालिक अमूर पे गुफ्तगू तो की जा सकती है, बट सियासी मामलात पे ऐसे में कि जब फ़ौज बार बार ये कह रही हो कि सियासी मामलात से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अगेन फिर ये सवाल उठता है कि क्या उनको चाहिए था, अगर वो जिस तरह वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ सियासी सवालात भी किए हैं, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या फिर किसी ऐसे शख्स से कोई इरेलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए था, करना चाहिए था उन्हें? देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब DGSPR साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कोई ना कोई मेरे जैसा, आप जैसा सहाफ़ी वहाँ पे सियासी सवाल कर देता है, ऑल दो कि पहले भी उनको बताया जाता है कि भाई हमने टोटल इस हवाले से बात करनी है। ये बदकिस्मती है, हमारे मुल्क का एक ऐसा माहौल है उसके अंदर जो है ये चीज़ें चलती हैं। और अगर आप वो कॉलम भी पढ़ें तो उसके अंदर भी उन्होंने बाकायदा एक तमहीद बांधी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मसलसल मैं पैगामात भिजवाता रहा, मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए पैगामात भिजवाता रहा, लेकिन फील्ड मार्शल साहब जब से आए हैं और हमने देखा यही है कि ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, ना वो इस तरह की कोई सियासी बात करते हैं, और वो जो एंगेजमेंट है उनकी दिफा से रिलेटेड मामलात में ही आपको नज़र आती है। और यहाँ पे भी जो उनसे चीज़ें वगैरह एट्रीब्यूट हुई हैं तो उसके ऊपर यकीनन सवालात वगैरह फिर उठे, और उसी वजह से फिर ये सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है और ये सारी बहस आगे चल रही है। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने, फील्ड मार्शल साहब ने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और ये खबर तो मैंने 16 अगस्त को ही दे दी थी अपने व्लॉग में कि मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया कि कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं दिया गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जिसने जाके फील्ड मार्शल साहब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने तस्वीर खिंचवाने की रिक्वेस्ट की, सम टाइम लोग उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चंस भी किए, उन सब से उन्होंने बातचीत की। सो अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सोहेल साहब एक क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मौक़िफ़ इस पर आएगा तो फिर कोई हतमी राय हम कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।